कि जो मनी की जो वैल्यू है सभी पर्सन के लिए क्या मानी गई है, इक्वल मानी गई है। कहते हैं ना कि जब आपके पास ना कोई चीज़ अबंडेंट में होती है ना, ज़्यादा मात्रा में होती है। अब मेरे पास इतने सारे पेन रखे हुए हैं, नॉर्मल सी बात है, मैं कभी एक को यूज़ कर लेती हूँ, कभी दूसरे को यूज़ कर लेती हूँ, कभी तीसरे को यूज़ कर लेती हूँ, किसी पर्टिकुलर पेन को डिसाइड नहीं है मेरा। बट जिसके पास है ही 2 पेन, है ही 1 पेन, तो वो जो पर्सन है उस पेन को बिल्कुल अच्छे से संभाल के रखें। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है ये मोस्टली हर क्लास के अंदर आते हैं। इवन +1 के अंदर है, +2 के अंदर है, बीकॉम क्लास के अंदर है, या फिर MBA के अंदर है, और आपका MCOM है, और साथ ही साथ आपका BBA है। कॉमर्स स्ट्रीम के मोस्ट ऑफ जितने भी सब्जेक्ट हैं, मोस्ट ऑफ जितनी भी स्ट्रीम है, उन सब के अंदर ये टॉपिक जो मार्जिनल इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, या फिर आपका नॉर्मल इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं माइक्रो या मैक्रो, वहाँ पर इनके छोटे मोटे कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। सो देखते हैं क्या कहता है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। आज हम इन सब का प्रॉपर मीनिंग समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये मिस्टर X है और ये है इनकी फैमिली, ये इनकी वाइफ है और ये इनके हैं 2 बच्चे, ठीक है। ये मार्केट में गए और सामान खरीद कर लेके आए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं आइसक्रीम खरीद के लेके आए, ठीक है। आइसक्रीम खरीदी इन्होंने। अब परचेज़ किसने की है, बाय किसने की है, पापा ने, जिसका नाम हमने रखा मिस्टर X। ओके जी, ठीक है जी। उसको यूज़ कौन कर रहा है, इसकी कंज्यूम की बात कर रही है, उसको खा कौन रहा है, उसकी पूरी फैमिली खा रही है और उसकी वाइफ भी खा रही है, उसके दोनों बच्चे भी खा रहे हैं, ठीक है। एक केस तो हम ये लेके चलते हैं कि इसमें केवल 3 पर्सन खा रहे हैं, उसकी वाइफ खा रही है, उनके जो 2 बच्चे हैं वो खा रहे हैं। दूसरा केस ये लेके चल रहे हैं कि जो यूज़ है वो उसकी वाइफ भी कर रही है, वो खुद भी कर रहा है और उनके 2 बच्चे हैं वो भी कर रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे मैं अलग अलग क्यों लेके चल रही हूँ। 2 कंसेप्ट है, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है आपका कस्टमर। दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मोस्टली ये समझते हैं कि ये दोनों एक जैसे होते हैं, बट एक जैसे नहीं होते, उनके बीच में डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस हम इनको देखते हैं कि मैंने सबसे पहले क्या बोला कि जो आइसक्रीम है केवल 3 पर्सन ने कंज्यूम किया, दैट मीन 3 पर्सन ने यूज़ किए, ठीक है। अब आगे जब भी मैं ये कहूँ कि कोई भी कमोडिटी, तो कमोडिटी का मतलब होता है कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज जो कि आप यूज़ करते हैं, जो कि आप अवेल करते हैं। अब यहाँ पर गुड्स कौन सी है, आइसक्रीम है। तो ऐसी कमोडिटी जो जिसने कंज्यूम की है, मीन्स कि फाइनली उसने खा ली है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे। मीन्स कि फाइनल यूजर्स को बोलते हैं, फाइनल यूजर ऑफ द कमोडिटी नोन एज द कंज्यूमर। कस्टमर उसे बोलते हैं जो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। वो डिपेंड करता है कि वो कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर आगे फर्दर सेल के लिए उसने खरीदी है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो रॉ मटेरियल को परचेज करता है। वो क्या करता है, एक सेकेंड, वो क्या करता है, रॉ मटेरियल को परचेज करता है और रॉ मटेरियल से क्या बनाता है, फिर वो प्रोसेसिंग में लाता है, देन उसको फिनिश गुड्स में अंदर कन्वर्ट करता है। तो जो खरीदा है सामान, जिस पर्सन ने खरीदा है, मैन्युफैक्चरर ने खरीदा है, वो भी क्या है, कस्टमर है, क्योंकि उसने जो रॉ मटेरियल खरीदा है वो फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए खरीदा है, फर्दर नेक्स्ट रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है। तो यहाँ पर कस्टमर वो पर्सन होता है जो कि फर्दर सेल के लिए भी हो सकता है, या फिर वो भी पर्सन हो सकता है जो फाइनली उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, अब यहाँ पर जो पापा जी हैं, अगर ये भी आइसक्रीम को खा रहे हैं तो यहाँ पर ये कस्टमर के साथ साथ क्या हैं, कंज्यूमर भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए कस्टमर यूज़ किया जाएगा और बाकियों के लिए कंज्यूमर यूज़ किया जाएगा, क्योंकि परचेज किसने की है, पापा जी ने की है। समझ में आया। तो मैं इसको दोबारा से फिर इसको बाइफरगेट कर रही हूँ कि ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है, गुड्स को बाय कर रहा है, परचेज कर रहा है और उसको उसका पर्पस फर्दर सेल के लिए है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कस्टमर कहेंगे। अगर उसका पर्पस क्या है, उसको यूज़ करना है, फाइनली कंज्यूम करना है, तो उस केस में वो दो पॉइंट हो सकते हैं, या तो वो कस्टमर भी हो सकता है और वो कंज्यूमर दोनों हो सकते हैं। समझ में आए। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से कि क्या एक पर्सन कस्टमर और कंज्यूमर दोनों हो सकते हैं,
यस, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर दे कि एक पर्सन ने खरीदा और उसको आगे फर्दर सेल के लिए उसने रेडी कर रहा है या फिर उसके अंदर प्रोसेसिंग कर रहा है, देन वो फाइनल कस्टमर के पास भेजेगा। तो जो पहले परचेज़ की उसे क्या कहेंगे, तो उस टाइम वो कस्टमर होगा, और जो फाइनल कंज्यूमर होगा जिसने फाइनली गुड्स को यूज़ किया है, दैट पर्सन इज नोन एज अ कंज्यूमर। समझ में आ गया कंसेप्ट। अब ये कंज्यूमर का समझ में आ गया कि ये कंज्यूमर क्या कह रहा है, कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट अब मतलब आता है कि एक ऐसा पॉइंट कि जब आप किसी सामान को खरीद रहे हैं, उसके खरीदने के बाद जब आप उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आनंद जो मिल रहा है, उसका ऐसा पॉइंट जो आप ये कहते हैं कि मैं हर बार इसी रेट पर, इसी टाइम पर मैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे ये क्या कर रहा हूँ, इस सामान को खरीदूंगा। तो दैट मीन्स ऐसा पॉइंट जिसके अंदर आप कोई चेंज नहीं करना चाहते हो, देयर इज अ नो चेंज, नो चेंज इन द पोजीशन, नो चेंज इन द स्टेटमेंट, नो चेंज इन द इवेंट। दैट मीन्स कि ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर आप खुद भी सेटिस्फाई है एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस के दौरान। समझ में आ गया। चलो जी, नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, यूटिलिटी। यूटिलिटी का बटे मतलब होता है कि सेटिस्फैक्शन, कि आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एक पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करने के बाद। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि ये जो पेन है, अगर ये पेन मेरे को प्रॉपर वे से काम करने में मुझे हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो मुझे सेटिस्फैक्शन देगा। अब क्लास लेते वक्त किसी भी तरह की हर्डल क्रिएट नहीं हो रही, किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, तो दैट मीन्स जो मेरा काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी कि जिस कंपनी का मैंने यूज़ कर रही हूँ वो कंपनी क्या है, अच्छा प्रोडक्ट मुझे प्रोवाइड कर रही है, तो मैं उस चीज़ से सेटिस्फाइड हो जाऊंगी, है ना। अब मैं इसको फाइनली कंज्यूम कर रही हूँ, तो मैं कौन हूँ, कंज्यूमर हूँ। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, चिंतन मनन करना कि क्या ये चीज़ हमारे लिए ठीक है या क्या ये चीज़ हमारे लिए गलत है। समझ में आ गया। चलो अब हम पूरा बढ़िया तरह से कंसेप्ट समझते हैं कि यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी का कंसेप्ट हम समझेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, कि मैम यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन बोले तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रही हूँ कि आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, आप स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत तेज़ क्या लगी है, एक सेकेंड, बहुत तेज़ क्या लगी है, भूख लगी है। तो आप क्या करेंगे, घर आने के बाद क्या कहेंगे, मम्मी जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो क्या करेंगे कि जब आपको मम्मी क्या करेंगी, जब पहली बार जो आपको रोटी देगी, मीन्स की पहली यूनिट आपको रोटी देगी, उसे क्या कहेंगे हम, 1 क्वांटिटी। ठीक है, सेकेंड बार जो आपको रोटी दी जाएगी, दूसरी रोटी दी जाएगी, फिर तीसरी रोटी दी जाएगी, फिर चौथी रोटी दी जाएगी, देन पाँचवीं, देन छठी, ऐसे आप कंटिन्यूस लेवल्स पे अपनी रोटियों की संख्या बढ़ाते जा रहे हो, क्वांटिटी इंक्रीज करते जा रहे हो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या यूटिलिटी को, जो आपका सेटिस्फैक्शन है, इसको आप मेज़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्वेश्चन अराइज हुआ, यहाँ पर बहुत सारी बहस हुई, तो फिर इसके बाद एक 2 ग्रेट इकोनॉमिक्स आए। ठीक है, मैं ये कहूँगी पहले हम समझते हैं, बाद में उन इकोनॉमिक्स के जो पर्सन हैं उनका नाम जानेंगे। उनके 2 पर्सन के बीच में इतनी बहस हुई कि एक कह रहा है कि नहीं, यूटिलिटीज़ को नंबर के अंदर मापेंगे, एक कहता है कि नहीं, यूटिलिटी नंबर के अंदर नहीं मेजर कर सकती, सेटिस्फैक्शन हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। अब मैं ये कह रही हूँ कि जब मुझे भूख लगती है, जब मुझे यूटिलिटी क्या मिलती है, मुझे जो सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो 20 का मिलता है। अब 20 मैंने पता नहीं किस पॉइंट ऑफ व्यू से मेज़र किया है ना। तो दूसरा कहता है कि नहीं, ये कहते हैं कि हाइयर मिला है सेटिस्फैक्शन या फिर लोअर मिला है, दैट मीन्स ग्रेटर या फिर लोवेस्ट, कैसा सेटिस्फैक्शन मिला है। तो कहने का मतलब एक ने तो क्या किया, एक ने तो यूटिलिटी को क्वांटिटी के अंदर मेज़र कर दिया और एक ने क्या किया, क्वालिटेटिव के बेस पर उनको यूटिलिटी को मेज़र किया है। तो जब हम बात करते हैं क्वांटिटी और क्वालिटेटिव की, तो क्वांटिटी में क्या आता है, ऐसी यूटिलिटी जिसको हम नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेज़र कर सकते हैं। क्वालिटेटिव की बात की जाए तो ऐसी यूटिलिटी, ऐसा सेटिस्फैक्शन जिसको हम रैंक के बेस पर, जिनको हम परफॉर्मेंस के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। इज इट क्लियर? दैट मीन्स लोअर है, हाइयर है या फिर लोअर है। समझ में आ गया।
एक और बात की जा सकती है, जब आप किसी चीज़ को नंबर के फॉर्म में मापते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, जिसके अंदर उसके कार्डिनल यूटिलिटी कहेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी कहेंगे। इज इट क्लियर? और जिनको हम रैंक और परफॉर्मेंस के बेस पे माप रहे हैं उसे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी कहेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में 101% कि यूटिलिटी को मेज़र किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फिर बाद में एक इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर जो क्वांटिटेटिव के अंदर मेज़र कर रहा है उस इकोनॉमिक्स का नाम क्या है बेटा जी? बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्सन का क्या नाम है? मार्शल है, अल्फ्रेड मार्शल। मार्शल याद कर सकते हैं। और जिन्होंने क्वालिटेटिव की बात की जाए कि क्वालिटेटिव के अंदर मेज़र किया जा सकता है, वो कौन है? हिक्स है, या फिर आपकी बुक के अंदर हिक्सन लिखा मिलेगा, ठीक है। और इसे हिक्सन एंड एलिन ने दिया था। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं कि सबसे पहले यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सेटिस्फेक्शन होता है। सेटिस्फेक्शन को मेज़र किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसकी बात की जा रही है। एक ने कहा कि हाँ मेज़र करूँगा, दूसरा कह रहा है कि नहीं मैं मेज़र नहीं कर सकता, उसको मैं रैंक दूंगा, रैंक को मैं एक परफॉर्मेंस के बेस पर मापूंगा, ठीक है। जो रैंक दे रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, तो नॉर्मल सी बात है वो नंबर में तो नहीं होगा, वो क्वालिटी के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उसे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी के नाम से जानेंगे, और वो किसने दी थी? हिक्स एंड एलिन ने दी थी। इज इट क्लियर? ओके जी। सेकेंड पर्सन कौन है जो कहते हैं कि यूटिलिटीज़ को, सेटिस्फेक्शन को मैं नंबर के अंदर मेज़र करूँगा? उसका कहना है कि जो यूटिलिटी है वो नंबर के अंदर मेज़र हो सकती है, जिसको हम क्या कहेंगे? कार्डिनल यूटिलिटी कहेंगे, और जो कि दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने। ओके क्लियर? चलो पहले नोट्स की ओर बढ़ते हैं। नोट्स में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हम साथ साथ सभी चीज़ें क्लियर करते चलेंगे। चले जी, सबसे पहले कस्टमर की डेफिनेशन लिखी हुई है। इक्विलिब्रियम की पॉइंट लिखा हुआ है कि एक ऐसी पोजीशन, ऐसे स्टेट जहां पर आप कोई और चेंज नहीं होने पसंद करेंगे, ठीक है। मीन्स कि यह परफेक्ट पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन जहां पर आप अपने पैसों का सही यूज़ कर पा रहे हैं। मीन्स कि अच्छे, ये कह रहे हैं कि जैसे कि अब दिवाली आ रही है ना, दिवाली आ रही है पर तो क्या लगेगा? सेल लगेगी। सेल का हर एक पर्सन बेनिफिट उठाना चाहेगा, राइट। तो क्या है कि जो भी, मान लो कि आपको एक शर्ट आपने खरीदी है 200 रुपीज़ की, और उस शर्ट का कपड़ा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, आपको क्या आगे पसंद भी आ गई है, अफोर्डेबल है, आपकी प्राइस और आपका जो आपकी इनकम है उसको सबको ये क्या कर रही है? सुटेबिलिटी। तो आप क्या करेंगे? उस चीज़ को खरीदेंगे। तो आपने खरीदा, फाइनली उसको यूज़ करेंगे, तो आप हो गए कंज्यूमर। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है कि जहाँ पर आपका प्राइस और आपका सेटिस्फेक्शन दोनों क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं, ठीक है। और आपको हायर सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, हायर मतलब कि एक अच्छा आनंद दे रहे हैं। रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, है ना, पिज़्ज़ा क्या मिलता है? पिज़्ज़ा, या फिर आपको कोई और भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे जो भी आपकी पसंद है। आप नॉर्मल डेली लाइफ में देखना, ठीक है, जो चीज़ आपको आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कम पैसों में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे, उसे हम क्या कहेंगे? ऐसे पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कंसेप्ट यूटिलिटी का। यूटिलिटी क्या होती है? सेटिस्फेक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि यूटिलिटी को मेज़र किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, बट इसको स्टैंडर्ड यूनिट को किस यूनिट में ये मेज़र होगा, मीन्स कि नंबर के फॉर्म में मेज़र होगा, उसे हम क्या कहेंगे? यूटिल्स कहेंगे। ये भी एक नंबर के अंदर इंपॉर्टेंट है कि यूटिलिटीज़ को मेज़र किया जा रहा है, तो उसे हम यूटिल्स कहेंगे, ठीक है। बट काफ़ी सारे डिबेट्स हुई, काफ़ी सारे बहस हुई कि क्या, किस तरीके से, कौन मान रहा है, कैसे मान रहा है। देन यहाँ पर आए एक पर्सन जो कहता है कि यूटिल्स को मैं किस में मेज़र करूँगा? एग्जैक्ट नंबर में मेज़र करूँगा। वो पर्सन कौन है? अल्फ्रेड मार्शल है बेटा जी, ठीक है। ये कह रहा है कि नहीं, यूटिलिटी को मेज़र नहीं किया जा सकता, उसको मैं क्या कर सकता हूँ? परफॉर्मेंस, एक परफॉर्मेंस के बेस पर मैं उसको क्या दे सकता हूँ? रैंक दे सकता हूँ कि ज़्यादा है, कम है, एग्जैक्ट नंबर इसका प्रॉपरली डिफाइन नहीं है। ये किसने कहा? J.R. हिक्स एंड एलिन की बात की जा रही है।
ठीक है, ये पर्सन अलग है और ये पर्सन अलग है, दोनों का प्रोस्पेक्टिव्स बिल्कुल डिफरेंट है। दैट्स अ रीज़न कि इस अप्रोच को जो एल्फ्रेड मार्शल जी ने कहा था कि जो मैं नंबर के अंदर मेज़र करूँगा उसे हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव अप्रोच कहेंगे, और सेकंड वाले को क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव कहेंगे जी। ओके जी, यूटिलिटी इज मेजर इन द यूटिल्स के अंदर मेजर किया जाएगा, और यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं रैंक दूंगा। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ये इसमें क्या किया जाए, किस चीज़ को, विद द हेल्प ऑफ देयर इज अ क्वांटिटेटिव नंबर के अंदर जो हम जब सेटिस्फैक्शन को मेज़र करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। बेटा मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब अभी मैं आगे समझाऊंगी, इसको स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अभी 2 मिनट के अंदर बताती हूँ, ठीक है। ये कहाँ पे किया जाता है, इंडिफरेंस कर्व को एनालिसिस करने में हमारी हेल्प करता है। देखो ये भी टॉपिक अलग है, इनको भी मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। अब ये कहते हैं कि यूटिलिटीज़ को नंबर के अंदर मेज़र किया जाता था, दैट्स रीज़न कि इसको हम कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कहते हैं, और यहाँ पे रैंक के अंदर मेज़र किया जाता है उसे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। यूटिलिटी के दोनों इकोनॉमिक्स के बारे में हमें जान लिया कि एल्फ्रेड मार्शल क्या कह रहा है और J.R. हिक्स एंड एलिन क्या कह रहे हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है कि टाइप ऑफ द यूटिलिटी। बढ़ते हैं टोटल यूटिलिटी के कंसेप्ट के ऊपर कि यूटिलिटी कितने टाइप की होती है, टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, एवरेज यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप ऑफ, एक सेकेंड, यूटिलिटी के टाइप्स। आपका सबसे फर्स्ट जो टाइप होता है क्या होता है, टोटल यूटिलिटी। सेकंड क्या होता है, एवरेज यूटिलिटी। थर्ड क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। अब आगे आपको इन यही नाम बहुत सारे सुनने को मिलेगा। देखो ये TU, इसको हम TU से लिखते हैं, इसको हम AU से लिखते हैं, इसको हम MU से लिखते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए टोटल से क्या मतलब समझते हैं, सम। जैसे कि हमने स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी पढ़ा था कि समेशन ऑफ एक्स सीरीज लेनी है, तो समेशन का मतलब क्या होता है, जितनी भी पूरी ऊपर से यूनिट्स आ रही हैं उनका सबका ऐड करते चले जाना है। अब यहाँ पे एवरेज की बात निकाल रही है, दैट मीन्स पर वैल्यू की बात की जा रही है कि पर वैल्यू एक कितनी क्वांटिटी आ रही है। मार्जिनल की बात की जाए तो मार्जिनल का मतलब होता है चेंज की बात की जा रही है कि कितना चेंज आ रहा है। अगर आप पहले इस चीज़ को कंज्यूम करे थे, उसके बाद फिर आपने उसको कंज्यूम किया, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, बीच के डिफरेंस को बात की जा रही है, चेंज की बात की जा रही है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एडिशनल यूनिट कितनी और ऐड हो चुकी है उसकी बात की जा रही है। कहने का मतलब बीच का डिफरेंस। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल लिया मैंने कि पहले आपने एक रोटी खाई, आप कह रहे हो कि मुझे यूटिलिटी मिली सबसे ज़्यादा 10। दूसरे नंबर पे आपने दूसरी रोटी खाई, आपने कहा कि मुझे सेटिस्फैक्शन मिला 18 का। तीसरी रोटी खाई, आपने कहा मुझे 24 का सेटिस्फैक्शन मिला। फोर्थ जो चौथी रोटी ली आपने, उसके बाद मिला आपको 28 का। अब आप ये कह रहे हो कि बस मेरा पेट बिल्कुल भर चुका है। अब ये देखो क्या होती जा रही है, ऐड होती जा रही है। यूटिलिटी तो है, बट यूटिलिटी क्या की जा रही है, पहली यूटिलिटी दूसरी यूटिलिटी में क्या है, ऐड है। तो इसको मैं क्या कहूँगी, ये टोटल यूटिलिटी का पॉइंट है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि मेरा पेट बिल्कुल भर चुका है मम्मी, मुझे और खाना नहीं खाना है ना। अब आपको बहुत तेज़ भूख लगी तो तब तक सबसे पहले तो आपकी 10 की यूटिलिटी आई, टोटल यूटिलिटी, फिर 18 की, फिर 24 की, फिर 28 की, फिर एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जब आप ये कह रहे हो कि नहीं बस और नहीं, है ना। फिर भी कहते हैं कि नहीं नहीं ले लो ले लो ले लो, पर आप ज़बरदस्ती भी खा लेते हो, परंतु उसके अंदर क्या है, सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलता है आपको। इज इट क्लियर। देन उसके बाद क्या है कि आप फिर भी खाए जा रहे हो तो आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, अब गिरना शुरू हो जाएगा। अब गिरना शुरू होएगा जब ज़बरदस्ती होती है तो क्या होता है, फिर हम वापस पीछे की ओर भागने शुरू हो जाते हैं। मैं कहती हूँ एक और खा ली तो आप क्या होगा, उसके बाद एक आपकी यूटिलिटी क्या हो रही है, गिरना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहली बात कि यूटिलिटी क्या हो रही है, ऐड होती जा रही है, दैट्स नोन एज ए टोटल यूटिलिटी है ये। मैं इसी से क्या निकाल दूँ, एवरेज यूटिलिटी निकालती हूँ।
अब एवरेज यूटिलिटी मैंने आपको क्या बताया कि बच्चों एवरेज यूटिलिटी क्या होती है कि पर वैल्यू होती है। अब पर वैल्यू क्या मतलब क्या होता है, अब मैं कह रही हूँ कि मेरे पास ये 2 पेन हैं, मेरे पास ये और ये 2 पेन हैं, ठीक है, ये दोनों पेन मेरे 18 रुपये के हैं। तो एक पेन की वैल्यू क्या है, मीन्स कि एक पेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, डिवाइड करके निकालेंगे, है ना, कि कैसे, इसमें टोटल 18 रुपये है मेरे पास और ये इनकी 2 क्वांटिटी है, तो मैं इसको कहती हूँ कि एक पेन मेरा कितने रुपए का आया, 9 रुपये का आया है। इसी तरह से आपका यूटिलिटी के अंदर है एवरेज यूटिलिटी में देखो, अब मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट क्वांटिटी कितनी है 1, टोटल यूटिलिटी कितनी है 10। कैसे निकलेगा कि टोटल यूटिलिटी अपॉन में क्वांटिटी, ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। अब मैं 10 डिवाइड में 1 करूं तो पहले पे तो 10 ही आएगा। मैं कह रही हूँ कि 2 रोटी खाने के बाद मुझे टोटल यूटिलिटी 18 मिली है, तो 1 रोटी खाने से बेटा कितनी मिलेगी, इट्स नॉर्मल, 18 डिवाइड में 2 करेंगे तो कितना होगा 9 होगी। फिर कहते हैं कि 3 रोटी खाने से मुझे 24 की यूटिलिटी मिली है, तो 24 को मैं क्या करूँगी 3 से डिवाइड करूँगी, है ना, ऐसे ही होगा, तो 8 आएगा, देन उसके बाद 7 आएगा। ऐसे सबको क्या करना पड़ेगा, ऐसे हम क्या करेंगे डिवाइड करते चलेंगे। इज इट क्लियर? देन इसको मैं डिवाइड करूँगी 5.6 आएगा, देन यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2.56 ऐसा आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे एवरेज यूटिलिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंसेप्ट आपका कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है चेंज, कि पहली यूनिट कंज्यूम की दूसरी यूनिट कंज्यूम की, इनके बीच में कितने का चेंज आया है। अब पहली बार यूनिट कंज्यूम किया तो इट्स नॉर्मल कि पहली यूनिट तो 10 ही रहने वाली है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 10 ही रहने वाली है। फिर ये कहता है कि जब मैंने 18 कंज्यूम की तो पहले के कंपैरिजन में मेरी कितने का गैप नज़र आ रहा है, तो मैंने क्या किया 18 में से मैंने 10 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 8 आ रहा है ना। इसी तरह से फिर नेक्स्ट में 24 माइनस के 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, देन यहाँ पे आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखो 28 यूनिट कंज्यूम की है, पहले कितनी की थी, पहले भी 28 की थी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 24 माइनस के 28 करूँ तो कितना आएगा, माइनस के 4 आएगा। यहाँ पे क्या करूँ 18 माइनस के 24 कर रही हूँ, तो यहाँ पे माइनस के 6 आएंगे। तो आप देख पा रहे हैं जब हमारी क्या है टोटल यूटिलिटी क्या है पूरी हाई लेवल पे है, उस टाइम आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 0 पर है ना। अब इसको मैं एक बारी ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ, देन आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये ले लेते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या होती है वाई एक्सिस। हर एक चीज़ आपको क्या है बटे रिप्रेजेंट करके दिखानी है। यहाँ पे क्या आती है क्वांटिटी, और मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी का कहाँ तक जा रही है, ये हाईएस्ट 28 तक जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको 5 का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पर कितनी टोटल यूटिलिटी थी 10 थी बच्चे। सेकंड पॉइंट पर कितनी टोटल यूटिलिटी थी 18 थी, तो मैं इसको यहाँ लगा देती हूँ। 3 के अंदर कितनी टोटल यूटिलिटी थी 24 यूटिलिटी थी। 24 के बाद कितनी टोटल यूटिलिटी थी, यहाँ पे लगा लेते हैं 28। फिर नेक्स्ट में क्या थी 28 थी। देन उसके बाद 6 में कितनी थी, वापस अगेन 24 पे आ गई है। फिर क्या है
5 6 7 यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया नंबर प्लॉट आपका, कि जहाँ जहाँ पे जिसकी भी टोटल यूटिलिटी थी हमने क्या किया है, उसको वहीं पे प्लॉट किया। तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये जो पॉइंट है, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट हुई और इंक्रीज़ होना शुरू हुई, फिर एक इतने पॉइंट पे पहुंच गई कि यहाँ पर ही कह रहे हैं कि इसके बाद अब और खाम से रोटी नहीं खाई जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, नीचे गिरनी शुरू हो रही है, देन उसके बाद और गिरनी शुरू हुई। तो ये कैसा, किसका ग्राफ है, TU का। इसी के अंदर मैं MU का बनाती हूँ। कहते हैं कि पहले टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 10 थी, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे टोटल यूटिलिटी कितनी आई, 8 हो गई है। फिर उसके बाद 6 पे आ गई है, देन उसके बाद 4 पे आ गई है, 5वें पे तो वो क्या हो गई है, 0 पे ही आ गई है, 6ठे पे माइनस पे 4 और देन फिर माइनस के 6। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या नीचे की ओर गिरती आ रही है, MU। आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, जब टोटल यूटिलिटी क्या है, जब टॉप पे है तो मार्जिनल क्या है, 0 है, ठीक है। वो सबसे ऊपर क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन कहेंगे। सबसे ऊपर जो है, नीचे क्या है, पॉइंट ऑफ स्टैटिटी है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें देखने को मिल रही है कि पहली चीज़ क्या है कि जब MU पॉजिटिव है, देखो MU यहाँ पे पॉजिटिव है, तो TU क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। TU देखो बढ़ रहा है, समझ, जो दिखाई दे रहा है वही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। जब TU पॉजिटिव है तो MU जब पॉजिटिव है तो TU क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। यही बात फिर आ जाती है कि जब MU क्या है, 0 है, तो TU क्या है, मैक्सिमम लेवल पे है। मैक्सिमम ही बोल सकते हैं क्योंकि 28 है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी है। इज इट क्लियर। थर्ड पॉइंट पे क्या है, जब TU क्या है, नेगेटिव है, तो MU जब नेगेटिव है तो TU क्या हो रहा है, गिरना शुरू हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डिमिनिशिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये गिरना शुरू हो रहा है। देखो ग्राफ के शेड्यूल के अंदर भी देखिए, TU बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब क्या हो रहा है कि ये पूरा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। जब तक MU पॉजिटिव है तो TU भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। जब MU क्या हो गया है, 0 है, तो TU क्या हो गया है, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया है। MU क्या है आपका 0 नेगेटिव में आ गया है, तो ये क्या हो रहा है, TU गिरना शुरू हो रहा है। समझ में आ गया, ये लॉजिक अच्छे से समझ में आ गया है। यही है पॉइंट टाइप ऑफ यूटिलिटी का। इज इट क्लियर। और जो ये हमने पढ़ा है ना मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे हम कोई कंजप्शन यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या है, सेटिस्फैक्शन गिरता रहेगा। दैट्स अ पॉइंट इज अ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, चलो अब नोट्स की ओर बढ़ते हैं। ये देखो टाइप ऑफ यूटिलिटी हो गया कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, ये दिस वन, ये सब मैंने करवा दिया, एग्जाम्पल के साथ हो चुका है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि जब MU पॉजिटिव होता है तो TU बढ़ना शुरू होता है, MU 0 होता है तो TU मैक्सिमम या फिर कांस्टेंट लेवल पे पहुंच जाता है, और जब MU नेगेटिव होता है तो TU क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है गिरना, डिमिनिशिंग होना। ये देखो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, हाँ एक बात ज़रूर है कि ये जो TU है ना, ये TU है, कभी भी एक्स एक्सिस से टच नहीं होगा। ये बात इम्पॉर्टेंट है, TU कभी भी एक्स एक्सिस से टच नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा। बट MU क्या है, ये एक्स एक्सिस को टच भी करेगा, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ज़ीरो भी होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि MU के बेस पर कौन है, TU है। मैं तभी तो सारा कंपैरिजन मैंने TU के साथ किया कि अगर MU पॉजिटिव है, ये बार बार ना TU बोला जा रहा है, हम दोबारा से बताते हैं आपको कि MU के बेस पर कौन डिपेंड है, TU है।
तो कहने का मतलब मैंने यहाँ पे देखो कितनी बार बोला है कि MU पॉजिटिव है, MU 0 है, MU नेगेटिव है, उसके बेस पर TU घट बढ़ रहा है। ठीक है, तो दैट्स अ रीज़न कि MU के बेस पर हमारा टोटल यूटिलिटी की स्लोप ड्रॉ होती है। इज इट क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए जी, ये एक नेक्स्ट कंसेप्ट पे पहुंचते हैं। अब हमारा आ जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब कंज्यूमर कस्टमर ये मैंने पहले ही बताया था कि कैसे कौन क्या होता है। कंज्यूमर आपका फाइनल कस्टमर होता है और कस्टमर आपका क्या होता है कि जो डिपेंड करता है उसका पर्पज़ क्या है। उसका पर्पज़ अभी रिसेंट यूज़ करने का है तो वो कंज्यूमर भी बन सकता है, अदरवाइज उसका पर्पज़ रीसेल का है तो उसे क्या करना पड़ेगा, वो क्या है, कस्टमर ही रहने वाला है। कंज्यूमर आपका क्या होता है, फाइनल यूज़र होता है। इक्विलिब्रियम का पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब आप प्रॉपरली सेटिस्फाइड हो जाते हो कि या जब आप क्या है कि आपको ये लग रहा है कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए, जितने प्राइस में मैंने ख़रीदा है उतना प्राइस ये परफेक्ट है। ठीक है, जब आप ये चीज़ें क्या करते हो, ये मान लेते हो। जैसे कि मैं कहूँ कि जो ये पेन है ये 5 रुपये का है, ठीक है, मुझे इससे जो काम हो रहा है वो 5 रुपये के इक्वल हो रहा है। दैट मीन्स जब हमारी प्राइस और जो हमारा सेटिस्फेक्शन है, अब सेटिस्फेक्शन को क्या कहूँगी मैं, मेरी यूटिलिटी है। जब मेरा प्राइस और मेरी यूटिलिटी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो मैं क्या कहूँगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहूँगी। मीन्स कि अब मैं उस पॉइंट के बीच में किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करना चाहती कि जिस तरह का प्राइस है उतना ही मुझे यूटिलिटी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं मैं उस पॉइंट पर स्टेबल रहना चाहूँगी, उस पॉइंट पर खड़ी रहना चाहूँगी। अब मैं कह रही हूँ कि इस पेन को ऐसे खड़ा करना है ना, फिजिक्स का कंसेप्ट लग रहा है ऐसे, तो उस पॉइंट पे खड़ा होगा ये जब ये क्या है, दोनों एक दूसरे से इनकी वेलोसिटी क्या है, बैलेंस होगी, है ना। बैलेंस तभी होगी जब दोनों तरफ बैलेंस होगा, तो ये जो बीच का जो पॉइंट होगा वो क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसी तरह से कंज्यूमर के साथ होता है, ठीक है, जो ऐसा पॉइंट जिसके अंदर आप क्या करना कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट कहेंगे, ठीक है जी। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने बर्गर ही, चलो बर्गर का ही एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है, ये पूरा बड़ा बर्गर खाया, ठीक है, जब कहीं एक बार खाया था कहीं और बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला, बढ़िया बिल्कुल ऐसे अच्छा वाला, क्वांटिटी यूज़ की, कंज्यूम कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको सेटिस्फेक्शन सेम लेवल का मिले। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन देयर इज़ अ टाइम एंड ऑल्सो टोटली डिपेंड अपॉन देयर इज़ अ गुड्स। ओके, एक सेकेंड, ओके, नेक्स्ट नीचे क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद द लिमिटेड इनकम हैज नो टेंडेंसी टू चेंज इन द एग्जिस्टिंग वे ऑफ द एक्सपेंडिचर। क्या कह रहा है कि मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास 100 रुपये थे और 100 रुपये में से मैंने क्या किया है, 50 रुपये का खाना खरीदा है और उस खाने खरीदने में मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मिल गया, बढ़िया, मतलब कि जो होटल में, जो 5 स्टार होटल में खाना मिलता है वैसा ही टेस्ट मुझे एक छोटी सी शॉप में भी रिसीव हो रहा है। तो कहने का मतलब जितनी मेरी इनकम थी उस लिमिटेड इनकम में से मैंने उसको कुछ इनकम को मैंने खर्च किया, स्पेंड किया, ठीक है, स्पेंड किया, और उस इनकम को स्पेंड करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिला है, सेटिस्फेक्शन को हम क्या कहेंगे, साथ ही साथ हम इसको कहेंगे यूटिलिटी, ठीक है, वो क्या होगा, मेरा बिल्कुल बड़ा अच्छा होगा। हर कोई इंसान चाहता है कि कम अमाउंट में मैं क्या रिसीव करूं, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रिसीव करूं, है ना। तो यहाँ पे ये वही शब्द लिखा हुआ है कि रैशनल कंज्यूमर वही कंज्यूमर होगा जो बैलेंस बना के रखेगा किसके किसके बीच में, एक्सपेंडिचर और अपने सेटिस्फेक्शन लेवल के अंदर। गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद देयर इज अ मिनिमम एक्सपेंडिचर, कम खर्चा करके वो ज़्यादा अपना संतुष्टि लेना चाहेगा, बढ़िया मज़ा लेना चाहेगा, है ना। अब यहाँ पर दो सिचुएशन अराइज हुई, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन अराइज हुआ कि कितनी कमोडिटी में कंज्यूम करूँ। अब मैंने कहा कि 50 रुपये मैंने यूज़ लिए, ये तो हो गया प्राइस, हो गया किसी प्रोडक्ट को मैंने यूज़ करने के लिए, कितनी कमोडिटी लूँ मैं। कमोडिटी का मतलब पता है, कोई भी आइटम, कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज जो कि आप अवेल कर रहे हो, जो कि आप यूज़ में लेके आ रहे हैं,
उसकी बात की जा रही है। ये कह रहे हैं कि ऐसी कितनी क्वांटिटी को मैं यूज़ करूँ, कितनी कमोडिटी को मैं यूज़ करूँ जिसके थ्रू मैं अपनी जो इनकम है उसको मैं प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकूँ और वो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँच सकूँ, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुँच सकूँ। तो ये क्वेश्चन जब अराइज हुआ तो वहाँ पर दो सिचुएशन अराइज होती है। क्या कह रहे हैं कि हाउ मच अ कमोडिटी अ कंज्यूमर बाय सो दैट द मैक्सिमम हिज सेटिस्फैक्शन एंड अटेन द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के पॉइंट को अचीव करने के लिए और साथ ही साथ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को रिसीव करने के लिए वो कितनी क्वांटिटी किसकी ले, कमोडिटी की ले। तो यहाँ पर दो सिचुएशन अराइज होती है कि एक बार तो क्या होता है कि एक ही क्वांटिटी को क्या कर रहे हो आप, कंज्यूम किया जा रहा है। दूसरी बार क्या है कि उसी पैसे में आप दो क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो, दो कमोडिटी यूज़ कर रहे हो, सॉरी। अब मैं कह रही हूँ कि 50 रुपये में आपने केवल और केवल बर्गर को ही परचेज किया। फिर मैं कह रही हूँ कि 50 रुपये में एक तो बर्गर ले लिया और एक क्या ले लिया, समोसा ले लिया। तो आपने दो कमोडिटी ली है। इस टाइम क्या लिया है, एक कमोडिटी ली है। तो कंसेप्ट क्या कहेंगे कि सिंगल कमोडिटी अप्रोच है एक हमारी, एक क्या है, टू कमोडिटी अप्रोच। सिंगल कमोडिटी अप्रोच का मतलब क्या है, जब हम क्या कर रहे हैं उसी सेम इनकम के अंदर हम एक ही कमोडिटी को कंज्यूम्ड कर रहे हैं। टू कमोडिटी अप्रोच में क्या होता है कि जब उसी इनकम के अंदर हम दो कमोडिटी का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले नोट क्या करना है कि जो भी हमने अजम्पशंस पढ़ी थी, अजम्पशंस कौन सी, रिटर्न डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जितनी भी अजम्पशंस हमने पढ़ी थी वो एज इट इज आपकी सिंगल कमोडिटी अप्रोच के अंदर क्या होने वाली है, यूज होने वाली है। और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में नो अप्रोच पड़ी थी कि क्वांटिटी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, कंटिन्यूस कंजप्शन होना चाहिए, कार्डिनल यूटिलिटी की मेजरमेंट को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, रैशनल कंज्यूमर है, परफेक्ट नॉलेज है, इनकम प्राइस सब कांस्टेंट, ये सभी पॉइंट एज इट इज़ आपको इसके अंदर यूज़ करनी है। ठीक है, अब जब हम किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए तो सबसे पहले उसको खरीदना पड़ेगा। जब हम उसको परचेज करते हैं, जब उसको हम बाय करते हैं, तो एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती है। सबसे पहला उस कमोडिटी का क्या प्राइस, कि उसका एक्चुअल में प्राइस कितना है। मैं कह रही हूँ कि एक बर्गर है, एक तो 50 रुपये का मिल रहा है, सेम बर्गर एज इट इज़ 30 रुपये का मिल रहा है, आप कौन सा यूज़ करना चाहेंगे। नॉर्मल सी बात है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, दैट्स नोन एज अ, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसका सेकंड नेम क्या है, साइकोलॉजिकल लो है। तो हम क्या किसकी ओर भागेंगे, 30 रुपये की ओर भागेंगे, है ना। तो एक तो होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कितना कमोडिटी का प्राइस आपको मार्केट में गिवन है, और जैसे जैसे उस कमोडिटी को यूज़ करेंगे आगे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और बढ़ने वाली क्वांटिटी के साथ हमें कितना यूटिलिटी मिल रही है, कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इन दोनों के ऊपर हमारी क्या है, हमारी बाइंग पावर डिपेंड करती है। ठीक है, देखो अब मैं कह रही हूँ कि आपने एक बर्गर खाया, आपने 2 बर्गर खाया, आपने 3 बर्गर खाया, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो रहा है, पहले में बिल्कुल मान ले तो 100 के बराबर होगा, फिर ये कहेंगे कि 80 हो गया, फिर एकदम से 50 हो जाएगा। तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन क्या है, कम हो रही है, कंजप्शन क्या है आपकी, बढ़ती जा रही है। मैंने आपको बताया था कंजप्शन एंड सेटिस्फैक्शन के अंदर इसका जस्ट अपोजिट रिलेशनशिप है ना। कंजप्शन जैसे जैसे बढ़ाते चलेंगे हमारी जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो क्या होती चली जाएगी, गिरने शुरू हो जाएगी। तो आपकी यही बात की जा रही है, एक तो आपके प्राइस के फैक्टर डिपेंड करता है, और एक आपका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो कि सक्सेसिव यूनिट में होने वाली है। अगर आपको आगे आने वाले यूनिट्स में सेटिस्फैक्शन अच्छा नहीं मिल रहा, ये करिएगा बर्गर से बिल्कुल मन भर गया है, तो उसकी कंजप्शन क्या होगी, रुक जाएगी। क्या आप उसको परचेज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं परचेज करेंगे, उसके बजाय आप किसी और प्रोडक्ट के ऊपर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि सो दैट द कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस पेड फॉर कमोडिटी। ये कह रहे हैं कि जब आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है और आपका जो प्राइस है, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए, वो पॉइंट क्या कहेंगे हम, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। कि वो ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपकी सेटिस्फैक्शन और आपका प्राइस दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है एक कंसेप्ट जिसके अंदर, अब तो एक बात बोली मैंने कि मार्जिनल
यूटिलिटी ऑफ एक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक सेकेंड एक्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको सबसे पहली बात डिनोट कैसे करेंगे, एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स से डिनोट करेंगे। पहली बात तो ये है। अब ये तो हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कि जहां पर आपको सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छे से मिल रही है, आप इस पॉइंट को चेंज नहीं करना चाह रहे, ये वो पॉइंट है। फिर यहां से दो सिचुएशन अराइज होती है बेटे। कौन कौन सी सिचुएशन अराइज होती है कि ये भी तो हो सकता है कि आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिले एज कंपेयर टू प्राइस। जैसे कि अब दिवाली के सेल में क्या होता है, शर्ट खरीदने जाते हैं, नॉर्मली शर्ट क्या है 600 से 700 रुपये की आती है। ठीक है, अगर अच्छे वाली बात की जाए, ठीक है, अब वही शर्ट क्या हो रही है 300 से 200 से 300 रुपये की रेंज में मिल रही है। समझ पा रहे हो। अब सेल के अंदर आपको वही प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, तो सेटिस्फेक्शन क्या होगी, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू आपके प्राइस के, है ना। तो इस केस में क्या है कि आप कंजप्शन क्या करना स्टार्ट करोगे, कंजप्शन जब आपका सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता है तो कंजप्शन क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। अब आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या कंसेप्ट था, बताओ मुझे जल्दी से, कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता था कि जैसे जैसे आप कंजप्शन बढ़ाएंगे, कंजप्शन जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो आपका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बताओ, समझ पा रहे हो लॉजिक। सेटिस्फेक्शन क्या होगा, नीचे गिरेगा, सिंपल सा लॉजिक है। अब जब सेटिस्फेक्शन नीचे गिरेगा तो नॉर्मल सी बात है वो किस पॉइंट पर आके रुक जाएगा कि जहां पर सेटिस्फेक्शन और आपका प्राइस दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये सिचुएशन है ना, ये आपकी कांस्टेंट, ये वाली अच्छी सिचुएशन है जहां पर आप इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात की जा रही है। ठीक है, पहली सिचुएशन क्या ली, जब आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है तो आप क्या करना शुरू कर देंगे, कंजप्शन इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। कंजप्शन इंक्रीज हो रही है तो लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी का कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि उसके अंदर हमने पढ़ा था जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो वो ऐसे पॉइंट पर आके रुक जाएगी जहां पर आपके दोनों पॉइंट क्या है, इक्वल है। इज इट क्लियर। फिर एक सिचुएशन आ जाती है कि एम यू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ देयर इज अ प्रोडक्ट एक्स इज लेस देन यूज अ प्राइस, मीन्स की प्राइस ज़्यादा है एज कंपेयर टू देयर इज अ सेटिस्फेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, आपको सेटिस्फेक्शन कैसा मिल रहा है, कम मिल रहा है कंपेरेटिवली प्राइस के, तो आप कंजप्शन कितना करोगे, सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा आपको, कंजप्शन क्या करोगे, कम करेंगे। अब मेरी बताती हूँ, मैंने कल गोलगप्पे खाए थे, मुझे वो मज़ा नहीं आया जो मुझे पहले नॉर्मली डेज़ के अंदर मज़ा आता था। तो मैंने क्या कहा कि अब मैं नहीं खाऊंगी, गोलगप्पे नहीं खाऊंगी। तो मेरा क्या हुआ, कंजप्शन अब कुछ दिनों के लिए क्या है, मेरा कंजप्शन डाउन चला गया। अब कंजप्शन डाउन चला गया तो हमारा कौन सा रूल लगेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और मैंने बोला था कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जितनी भी अजम्पशंस है, क्या जितनी भी अजम्पशंस है वो आपकी कंजप्शन इक्विलिब्रियम के पॉइंट के ऊपर यूज होने वाली है। अब जैसे ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट अप्लाई किया तो वहाँ पे क्या है, जब जब कंजप्शन हमारी क्या होती है, कम होती है, फिर कुछ टाइम के बाद हमारी सेटिस्फेक्शन क्या होगा, अरे क्या हो रहा है, ठीक है, अब सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो जब सेटिस्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वो कैसे पॉइंट पर आके रुकेगा, जहाँ पर आपका सेटिस्फेक्शन और आपका प्राइस दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कहने का मतलब घूम फिर के इसको पहुँचना इसी पॉइंट पर है। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर यही बात इंपॉर्टेंट है कि एक सिचुएशन आ सकता है, केस नंबर 1, कि जब आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिले कंपैरेटिवली प्राइस के। एक केस आ जाता है जब आपको सेटिस्फेक्शन कम मिले कंपैरेटिवली प्राइस के।
तो पॉइंट सेम है, बट आपको लॉजिक समझना है कौन वापस आएंगे सेम पॉइंट पर, बट ये समझना है किस केस में कंजप्शन ज़्यादा है तो हमारी सेटिस्फेक्शन कम होगा, किस केस में कंजप्शन कम है तो हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये था सिंगल कमोडिटी कंसेप्ट, सिंगल अप्रोच कंसेप्ट, ये वाला। ये देखो सारा एज इट इज़ लिखा हुआ है। ये क्या है, पहुंचेंगे एट द एंड में वही सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, क्या है कि मैंने क्या किया है, रोटी खाई है। ठीक है, फर्स्ट टाइम प्राइस हमेशा देखो DMU में क्या कंसेप्ट था कि प्राइस इनकम क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है बेटा जी, तो MU बढ़ेगा। अब पहले फर्स्ट टाइम जब मैं किसी कमोडिटी को यूज़ कर रही हूँ तो नॉर्मल सी बात है, एकदम से आपने आज मैं आपको गोलगप्पा दे दूँ, अभी आज आप ये कहेंगे कि पता नहीं बर्गर, गोलगप्पे, पिज़्ज़ा सब मैडम ने ले आए, है ना। तो क्या करें, आप इकोनॉमिक्स के मार्केट में रह रहे हैं, सब चीज़ें आप ही का एग्जाम्पल है। अब मैं अभी आपको ऐसे गोलगप्पा तैयार करके दूँ तो ये क्या कहेंगे आप लोग, वाह मज़ा आ गया। तो सेटिस्फेक्शन क्या होगी, जो मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी। फिर मैंने आपको दूसरा गोलगप्पा दिया तो सेटिस्फेक्शन उसके कंपैरिजन में क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। फिर तीसरा दिया, फिर थोड़ा सा कम होगा। गोलगप्पे तो आप काफ़ी सारे खा सकते हैं, यहाँ पे हम बर्गर का वापस आ जाते हैं कि बर्गर पहला दिया तो ठीक है, दूसरा दिया थोड़ा कम हो गया, तीसरा दिया फिर और कम हो गया, चौथे नंबर पे बिल्कुल ही आपका मतलब और ज़्यादा कम हो गया, पाँचवें पे बिल्कुल मन भर गया है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये 6 क्या है, फिर आपका गिरना शुरू हो गया। ठीक है, क्या आप देख पा रहे हैं कि पहले ऐसी सिचुएशन है, ये 2 सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर प्राइस। प्राइस 10 है, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या है, 20 है, एक है आपकी 16, एक है 10। ये पॉइंट ऐसा है जिसके अंदर आपकी क्या है, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, दोनों इक्वल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जहाँ पर प्राइस क्या है, ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, मार्जिनल यूटिलिटी के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट हो जाएगा। तो इसको ये भी वापस इसी पॉइंट पे आएगा, ये भी वापस इसी पॉइंट पे आएगा। ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए बात की जाती है। समझ में आ गया पक्का। तो यहाँ पर देखो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, मार्जिनल यूटिलिटी इस तरफ ऐसी होती है, नीचे की ओर गिरती है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटी। ठीक है, अब ये पॉइंट ये क्या है, आपका प्राइस है कि आपका प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाली सिचुएशन कैसी है, जब आपकी क्या है, प्राइस देखो MU ऊपर है, ये वाली प्राइस है, ये इससे ऊपर है, तो नॉर्मल सी बात है MU ग्रेटर है किससे, प्राइस से। तो इस सिचुएशन में क्या है कि आप कंजप्शन क्या करेंगे, कंजप्शन ज़्यादा करेंगे। लो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, सेटिस्फेक्शन आपका कम लगेगा। ठीक है, और लो ऑफ सेटिस्फेक्शन आपका सेटिस्फेक्शन कम हुआ तो क्वांटिटी कंज्यूम करना कम कर देंगे, तो फिर आप क्या ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जो आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। दैट मीन्स ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी और आपका प्राइस दोनों इक्वल है। देन फिर क्या है, आप देखो प्राइस ऊपर हो गया और ये MU क्या है, नीचे है ना। तो इस सिचुएशन में क्या कहेंगे कि कंजप्शन आपकी डिक्रीज हो रही है। फिर हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो क्या होगा, सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। समझ पा रहे हो, क्लियर है। ये हो गया डिमिनिशिंग मार्जिनल उसका सिंगल कमोडिटी अप्रोच। अब हम पढ़ते हैं 2 कमोडिटी अप्रोच। क्या आपको वो बात याद है जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो ये गॉसन का फर्स्ट लॉ है, ये देखो मैंने लिखा था कि गॉसन का फर्स्ट लॉ DMU है, गॉसन का सेकंड लॉ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम क्या कहेंगे, 2 कमोडिटी अप्रोच भी कहती है। मीन्स कि आपके पास इनकम एक है और आपको उस इनकम में से 2 कमोडिटी को क्या करना है, कंज्यूम करना है। उस लॉ को क्या कहेंगे, सेकंड लॉ ऑफ द गॉसन। फर्स्ट लॉ ऑफ द गॉसन का कौन सा है, DMU।
जिसे हम क्या कहेंगे, चलो अब यहाँ पे देखो, टू कमोडिटी अप्रोच को हम क्या कहते हैं, गॉसन-सेकिन लॉ एंड द लॉ ऑफ द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा जी, ठीक है, इसके ऊपर डबल स्टार लगा लीजिए। चलो, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन द रेट ऑफ द MU ऑफ द टू कमोडिटी देयर रिस्पेक्टिव प्राइस आर इक्वल। क्या कह रहा है कि अगर वो प्रोडक्ट X खरीद रहा है, उससे रिसीव होने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, यहाँ करते हैं, कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट X खरीद रहा है और उसका जो प्राइस है और उसके साथ जो रिसीव होने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा प्रोडक्ट जो भी आपने दूसरा प्रोडक्ट खरीदा है, प्रोडक्ट Y मान लीजिए, और उसका जो प्राइस है और उससे जो होने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, उससे जो रिसीव होने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स हम अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं, MU(x) अपॉन में PX, तभी यूटिलिटी निकलेगी, तभी ये 1 के इक्वल होगा। अगर ये 10 है तो प्राइस भी 10 है, तो तभी ये 1 के इक्वल होगा। इज इट क्लियर? इसी तरह से इसका क्या बनेगा, MU(y) अपॉन में PY, ये भी 1 के बराबर होगा। जब 1 इज इक्वल टू 1 होगा तभी क्या होगा, हमारा हायर सेटिस्फेक्शन रिसीव होगा। तो यही कह रहे हैं कि जब आपका MU(x) अपॉन में PX इज इक्वल टू MU(y) अपॉन में PY, ये जब दोनों इक्वल हो तब आपका क्या मिलेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकलेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब दो क्यों मैं इक्वल पुट कर रही हूँ, क्योंकि टू कमोडिटी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, दो कमोडिटी का हम यूज करेंगे। सारा एज इट इज यही लिखा हुआ है कि MU(x) इज इक्वल टू MU(y), नीचे है प्राइस, ठीक है। अब वही बात आ जाएगी, सेम बात आ जाएगी जो अभी हमने इसमें पढ़ी थी। कहाँ गया, अब यहाँ पे तो एक ही प्राइस के साथ बात की जा रही है। अब हम बात करेंगे दो प्राइस की कमोडिटी के बारे में। दो कमोडिटी के बारे में कैसे बात की जा रही है, जैसे कि अब मैं कह रही हूँ कि एक, मैंने क्या कहा, MU(x) अपॉन में PX, एक सेकेंड, PX इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, MU(y) अपॉन में PY। ये तो हो गया पॉइंट की कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर है। तो वही बात आ जाती है, सिचुएशन ये भी अराइज हो सकती है कि भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसी भी ना हो। ये भी हो सकता है कि MU(x) से हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है एज कंपेयर टू देयर इज ए MU(y) से, राइट। ये भी हो सकता है कि MU(x) से कम सेटिस्फेक्शन मिलता है एज कंपेयर टू देयर इज ए MU(y) से। समझ पा रहे हैं? तो सिचुएशन दोनों अराइज होगी। पहली सिचुएशन को समझते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे सेटिस्फेक्शन किससे ज़्यादा मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ X से मिल रहा है, तो कंजप्शन क्या होगी, कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट X की क्या होगी बेटा जी, वो इंक्रीज होगी। कंजप्शन ऑफ Y प्रोडक्ट की क्या होगी, नॉर्मल सी बात है, मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा, मुझे उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा। मुझे बर्गर खाने में मज़ा आ रहा है, इतने मुझे पिज़्ज़ा खाने में नहीं मज़ा आ रहा। तो बर्गर को मैं X मान रही हूँ, पिज़्ज़ा को मैं Y मान रही हूँ, तो मेरी बर्गर की क्वांटिटी कंज्यूम करने की बढ़ेगी। समझ पा रहे हैं? तो बर्गर की क्वांटिटी कंज्यूम करने की बढ़ेगी, तो इसके जस्ट अपोजिट सेटिस्फेक्शन किसका घटेगा, लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगा दो। जिसकी कंजप्शन बढ़ती जाती है उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है। जिसकी कंजप्शन कम होती जाती है उसका सेटिस्फेक्शन क्या होता है बेटा जी, बढ़ता चला जाता है। शाबाश, यही बात है, तो है बिल्कुल एज इट इज, यही बात करनी है। यहाँ पर लॉ ऑफ DMU अप्लाई हो रहा है बेटा जी, ठीक है, कि जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगी वैसे वैसे सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम होगा। अब कंजप्शन हमने बर्गर की बढ़ाई, X की बढ़ाई है, तो सेटिस्फेक्शन बर्गर का ही
कुछ टाइम के बाद डिक्रीज होगा। कमोडिटी वाई को हमने नहीं बढ़ाया, कंज्यूम ही नहीं किया, तो उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा? फिर कई महीनों के बाद अगर आप पिज़्ज़ा खाएंगे तो उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। सिंपल। तो कहने का मतलब घूम फिर के ये उसी पॉइंट पे आ जाएगा जब हमारा क्या है, कंजप्शन और यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? वाई के इक्वल होगा। समझ में आ गया? दूसरी बात क्या कही जा रही है आपके सेकंड कंसेप्ट के अंदर कि जो आपका ये जो आपकी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप किसको, कौन सी कमोडिटी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? वाई कमोडिटी को। तो इट्स नॉर्मल कि इसके अंदर जो कंजप्शन है, कंजप्शन ऑफ वाई का क्या होगा? बढ़ रहा है। किसके कंपैरिजन में? कंजप्शन ऑफ एक्स का। एक्स का कंजप्शन क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, राइट? ओके, अब दिखाई दे रहा है? ओके। अब जब कंजप्शन जो है वाई का बढ़ रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट अप्लाई कर दो बेटा जी। सेम अप्लाई करना है। कंजप्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? सेटिस्फैक्शन उस प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कंजप्शन कम होगा तो सेटिस्फैक्शन क्या है? बढ़ जाएगा। ठीक है, पर आएगा उसी पॉइंट पर घूम के कि एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई। ये आएगा उसी पॉइंट पे घूम के कि जहां पर मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पर मेरा प्राइस और दो कमोडिटी इक्वल है। कहने का मतलब कि आपके कंजप्शन और सेटिस्फैक्शन में नेगेटिव रिलेशन है। अगर आप एक चीज़ को कंज्यूम करना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो दूसरी का कंजप्शन सेटिस्फैक्शन कम होगा। ऐसे जस्ट अपोजिट रिलेशनशिप बनता रहेगा इनका। देखो रिलेशनशिप क्या है कि अगर मैं कंजप्शन एक्स का बढ़ा रही हूँ तो सेटिस्फैक्शन किसका कम हो रहा है? एक्स का ही कम होगा। कंजप्शन वाई का कम है तो सेटिस्फैक्शन वाई का कम ज़्यादा होगा। तो एट आफ्टर ए शॉर्ट टाइम इट्स कम एट अ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। इसी तरह से ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पे नोट करने की बात क्या है कि जो कंजप्शन है, एक सेकंड पेन का कलर चेंज करते हैं, कि जो कंजप्शन है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी दैट मीन्स सेटिस्फैक्शन है, उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। दैट्स अ रीज़न कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि खर्चा कम करके हम सेटिस्फैक्शन बहुत चाहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटीज़ का सेकंड नेम है। रिलेशनशिप कैसा है ये आपको मैंने अभी बताया। अब देखो ये इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपको देखो ये वाली लाइन नज़र आ रही है यहाँ तक, ठीक है, ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द एक्स एंड कमोडिटी ऑफ द एक्स की बात की जा रही है। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ से सॉरी, एक क्वांटिटी है मुझे एक्स की यूटिलिटी है मुझे 20 मिल रही थी, दो की फिर मुझे 16 मिल रही थी, फिर मुझे 10 मिल रही थी, देन उसके बाद मुझे 4 मिल रही थी, देन उसके बाद मैं 0 पे आ गई, देन उसके बाद में मेरा नेगेटिव में चला गया। ये तो हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ एक्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं इसको एक पॉइंट को रेड से डिनोट कर रही हूँ, वाई को। सबसे पहले मेरा क्या था, अब वाई मेरे पास ये वाला बटा है। ठीक है, ये मैंने एक ही पे ड्रॉ की है क्योंकि मुझे इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए ना। तो मेरा क्या है, एक पे कितनी यूटिलिटी है मेरी, 20 यूटिलिटी है, दो क्वांटिटी पे मेरा कितनी यूटिलिटी है, 16 यूटिलिटी है, तीन क्वांटिटी पे मेरी 10 यूटिलिटी है। दैट मीन्स ये जो ये एक्स प्रोडक्ट में भी आ रहा है, ये वाई प्रोडक्ट में भी आ रहा है। तो ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। फिर ये कह रहा है कम होता जा रहा है, फिर ये कम होता जा रहा है, फिर ये नेगेटिव में चला जाएगा, ये ऐसे चल रहा, ये ऐसे है। समझ पा रहे हो कि ये ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। देन उसके बाद देखो कि ये वाला पोर्शन देखो,
ये वाला पोर्शन देखो कि ये इस पोर्शन में क्या है, एम यू ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, एम वाई के कंपैरिजन में। एम एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई। इस टाइम पी एम एक्स प्रोडक्ट एक्स के सेटिस्फेक्शन कंजप्शन इसकी तरफ की ओर रुझान किया जा रहा है, और ये वाला पोर्शन क्या है जहाँ पर हमारा एक्स कम है और एज कम्पेयर टू देयर वाई। समझ पा रहे हैं? तो दोनों सिचुएशन जो मैंने आपको थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाई वही एज इट इज़ मैंने ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाई। देखो ये मैंने दोबारा से फिर इसको ग्राफ में शेड्यूल में पॉइंट पुटअप कर दिया। कम्युनिटी एक्स प्रोड्यूस की 20 का यूज़ किया मैंने, सारा का सारा पैसे इस पर यूज़ कर दिया मैंने, दूसरी प्रोडक्ट में मज़ा नहीं आया, मैंने सारे के सारे पैसे बर्गर में लगा दिए, मैंने पिज़्ज़ा के अंदर किसी भी तरह का 1 रुपये तक का नहीं लगाया। देन उसके बाद मैंने क्या किया, बर्गर पे थोड़ा लगाते हुए थोड़ा थोड़ा मैंने पिज़्ज़ा पे भी लगाया। तो ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर मेरा जो प्रोडक्ट एक्स है मैं उसको ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट वाई के। देन उसके बाद आ जाता है कि जब मैं क्या कर रही हूँ, दोनों प्रोडक्ट को सेम यूज़ कर रही हूँ और वो दोनों प्रोडक्ट मेरे प्राइस के बिल्कुल डायरेक्ट इक्वल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। ठीक है। देन ऐसी सिचुएशन आ जा रही है जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट वाई ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट एक्स के। तो ये सिचुएशन क्या है, जब हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट वाई के ऊपर फोकस है, प्रोडक्ट एक्स के ऊपर नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा कंसेप्ट था। यहीं पर आपका जो चैप्टर नंबर 2 है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, ये कंप्लीट हो चुका है। आप इसके नोट्स भी ले सकते हैं बेटा जी, अगर आपको नोट्स चाहिए। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, ईमेल आईडी भी अवेलेबल है, सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है। आपको पर PDF ₹9 पे करनी पड़ेगी और उसके बदले में आपको PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी। ओके। आपको टीम के पास मैसेज करना है, टीम आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब आपको बता देगी। ठीक है। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है, कंसेप्ट समझाना अच्छा लगा है, कुछ और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ और चीज़ें नई ऐड करनी है, वो आप सजेशन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत से ऐसे हैं जो सजेशन करते हैं कि मैम ऐसे नहीं ऐसे करो। हर एक पर्सन के थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, कोई हर एक चीज़ को हर टाइम क्या कर रही हूँ, ऐड ऑन करते जा रही हूँ। ठीक है। हमें बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है आप सभी को, स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपके फाइनल एग्जाम के दौरान। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।